धन्यवाद देती हूँ हितेश्वर जी को, शिवाजी को और जो प्रोड्यूसर हैं संजय भूषण जी को, जो इन्होंने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया। जब से भैलू जवान ये जो भोजपुरी रैप गाना है, इसकी सफलता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने सुना है कि ये बहुत ही बढ़िया रैप है एंड आगे चलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि एक से बढ़कर एक रैप गाने बनने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि हितेश्वर जी, आप इस ट्रेंड के जो हकदार हैं, आप और भी बढ़िया गाने बनाते रहें और एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन लेकर आएँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। वाओ, थैंक यू सो मच। चाहूँगा कि आप जब इंडस्ट्री में आए थी, आपका ये बड़प्पन है कि आप आई और यहाँ पे हितेश्वर जी के इस खुशी के माहौल में शामिल हो रही हैं। आप जो है तो आपको कौन सपोर्ट किया था शुरुआत के दौर में जब आप इंडस्ट्री में कदम रखे थे? I have always been a self-made woman. किसी माँ बाप का हाथ नहीं था मेरे सर पर और मैं ख़ुद को खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे कभी किसी माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं ख़ुद में विश्वास रखती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं रब पर विश्वास करती हूँ और मुझे यकीन है कि अब तक जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ और आगे चलकर जो भी होगा उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। ये भी कहा जाता है ये भोजपुरी का एक इवेंट है कि भोजपुरी में डबल मीनिंग गाने होते हैं, थोड़ा चीपनेस होता है, लेकिन ये तो बॉलीवुड में भी होता है। गाने की बात करें तो या फिल्मों की बात करें या सीन्स की बात करें तो ये कितना ज़्यादा एक मतलब हिपोक्रेसी कर सकते हैं, क्योंकि फिल्में तो फिल्में हैं व्हेन यू कंपेयर भोजपुरी इंडस्ट्री विद द बॉलीवुड इंडस्ट्री। जी, वो क्या कहावत है, जो शीशे के महलों में रहते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली, दूसरों पर पत्थर से वार नहीं करना चाहिए। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो गाने होते हैं उनमें कितने डबल मीनिंग्स होते हैं ये हम सबको पता है। और मेरे ख्याल से जब तक लोगों को मज़ा आ रहा है और लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पर यदि मनोरंजन हम ना करें हमारे दर्शकों का तो फिर फ़ायदा क्या है? ऑलरेडी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस होता है, हम क्यों दुख बांटें, हम क्यों ना खुशी बांटें, क्यों ना हम मनोरंजन करें। और इस मनोरंजन के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। मैम, वन मोर थिंग, आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है जी, लेकिन जो सेलिब्रिटीज कम्युनिटी की बात करें तो कितना ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए जब आप कुछ करते लिखते हैं या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? जी। हाल ही में आपको पता है रीचा चड्ढा ने जो एक जी, जी। किया, मतलब baseless बहुत ही शर्मनाक। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना गैर जरूरी था ये चीज़ करना, वो भी सोल्जर्स के बारे में जो इतना ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं, हम सुरक्षित से? जी, देखिए, मनोरंजन की अपनी एक जगह होती है। देश की गरिमा से बढ़कर कोई मनोरंजन नहीं होता है और ख़ास तौर पर भारतीय सेना की गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है हम देशवासियों के लिए। कल ऋचा चड्ढा ने जो किया, जो ट्वीट पोस्ट किया, वो बहुत ही शर्मनाक था। 15 जून 2020 में गालवान की घाटी में क्या हुआ हम सब जानते हैं। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। उन शहीद जवानों का कल ऋचा चड्ढा ने मजाक उड़ाया। इसके लिए वो माफ़ी पाने की हकदार भी नहीं है और झूठ मूठ का वो एक ट्वीट अपलोड करके कहती हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन नहीं, उस ट्वीट में रिमोर्स बिल्कुल नहीं था। यानी वो अपने किए पर पछतावा महसूस नहीं कर रही थी, झूठ मूठ का वो दिखावा कर रही थी। तो मुझे लगता है हम सबको आगे चलकर ऋचा चड्ढा को बॉयकॉट करना चाहिए। उन तमाम कलाकारों को बॉयकॉट करना चाहिए जो देश के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते हैं, जो
देश का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो ये सोचते हैं कि देश की सेना उनके जेब में होती है, वो जब चाहे देश की सेना का मजाक उड़ा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या कभी उन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। कैमरा के सामने आते हैं, नौटंकी करते हैं, विज्ञापन करते हैं, पैसा कमाते हैं। देश के लिए कभी कुछ किया इन लोगों ने? और जो लोग खून पसीना बहा रहे हैं देश के लिए, ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हिम्मत हम देते हैं उन्हें। लेकिन आगे चलकर अगर हम उनकी फिल्में बॉयकॉट करें, उनकी फिल्मों को बहिष्कार करें, तब उन्हें समझ में आएगा कि इस तरह की गलती अगर वो दोबारा करेंगे तो उनका क्या हश्र किया जाएगा। मैम, ऋचा चड्ढा तो एक छोटी सी बात है, नई स्टार है, इतनी बड़ी नहीं कह सकते। एकता कपूर ने भी आर्मी को लेकर बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्सी में रही हैं, जिसके लेकर करनी सेना था, नहीं क्या क्या बहुत सारे एनजीओ सामने आ गए थे, संसद तक मामला पहुंच गया था। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, बोलते अच्छा है और हमेशा लोगों की नजरिया होता है देखने का। जी देखिए, मैं फिर से यही बात दोहराना चाहूँगी कि इन लोगों को हिम्मत और हौसला ये सब कहाँ से मिलता है? दर्शकों से मिलता है। इन्हें लगता है कि ये सब करना चलता है। नहीं, आप कहीं और जाकर करिए, किसी और देश में आप करने की जुर्रत तो कीजिए। आपको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। डेमोक्रेसी के नाम पर लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। ड्रग्स के मामले में आपने रोज लाइव रहते थे, हम देखते थे आपको, लेकिन कुछ नहीं हो उनका, डब्ल्यूएचओ में उनका पब्लिसिटी हो गई उनकी, तो उनको तो 1% भी वो नहीं है कि हमारी बदनामी हुई है। आपने भी काफी लाइव की, हमने देखा जी। क्या है, मतलब देश में कोई कुछ भी कर सकता है? ड्रग्स के मामले में आप काफी चिल्लाए, आपने बोला ये जी। देखिए, जिनको हम कल तक अपना आदर्श मानते थे, वो बंद कमरे में क्या करते हैं ये हम सब जानते हैं। मीडिया के सामने आकर डिप्रेशन के नारे लगाते हैं। रिपीट आफ्टर मी। हाँ, डिप्रेशन इज नॉट अ डिसीज, ऐसा बोलते हैं ये लोग। मैं कहती हूँ रिपीट आफ्टर मी, ड्रग कंजम्पशन इज नॉट कूल। आप ड्रग्स का सेवन करते हो, चरस गांजा पीते हो, हाँ, और पता नहीं क्या क्या लेते हो, कोकेन, एमडीएमए, मैजिकल मशरूम्स, पता नहीं क्या क्या और नाम है जिनकी मुझे जानकारी नहीं है। आप इन नशीली पदार्थों का सेवन करते हो और फिर कैमरा के सामने आकर बोलते हो आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। हाँ, डिप्रेशन के नारे लगाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप युवा पीढ़ी को अंधकार में ढकेल रहे हैं। अरे, जो मजदूर सुबह शाम मजदूरी करता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, क्या वो डिप्रेस्ड नहीं रहता लाइफ में? अरे, उसको तो ये तक नहीं पता कि कल उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जी रहा है ना वो, हिम्मत करके। हाँ, आप लोगों का खुद का घर है, नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फिर भी डिप्रेशन 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 बोलते रहते सुबह शाम। शर्मा नहीं चाहिए। आप मतलब किस तरह का आप उदाहरण बन रहे हैं लोगों के लिए? आप साफ साफ बोल दो ना मीडिया के सामने आकर कि देखिए, हम आपके आदर्श बनने लायक नहीं है। साफ साफ ये बात बता दो, तो कोई आपसे ये उम्मीद नहीं रखेगा कि आप एक रोल मॉडल की ज़िंदगी बिताएं। जो मन चाह करें, आप नशा करना चाहे करो, लेकिन बोल दो, अपने फैंस को बोलो कि देखो, मैं आपके आदर्श बनने लायक नहीं हूं, तो प्लीज़ कृपया मुझे आदर्श मत मानो। मैम, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कल श्रद्धा जी के लिए मैं एक कैंडल मार्च में भाग लेने वाली हूँ। जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। किसी इंसान को ऐसी मौत नसीब ना हो।
लव जिहाद को एक्ट ऑफ टेररिज्म का करार देना चाहिए। जिस तरह से आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर जी को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे झूठ मूठ का प्यार व्यार किया, उसके बाद उनको उस रिश्ते से बाहर निकलने नहीं दिया और रोज़ाना उनके साथ खिटपिट करते थे, मारपीट करते थे। और जब वो बेचारी वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकी, वो निकलना चाह रही थी उस रिश्ते में से, लेकिन उसको निकलने नहीं दिया गया। और ये तक हमें पता चला है कि श्रद्धा वालकर जी ने मुंबई पुलिस को ये बताया, ये शिकायत दर्ज की कि उन्हें डर है इस बात का कि आगे चलकर उनका प्रेमी आफ्ताब पूनावाला उनके शव के टुकड़े करके उन्हें ख़त्म कर देगा। और जिस बात का डर था वही हुआ। मैम, जब भी मुंबई पुलिस को जब भी लेटर मिला था, क्या नहीं लगता था मुंबई पुलिस को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए था? बिल्कुल, ये कोई नॉन कॉग्निजेबल शिकायत नहीं है। कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी इस शिकायत की, एफआईआर दर्ज करना चाहिए था आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं किया मुंबई पुलिस ने, क्योंकि उस समय शायद मुंबई पुलिस बहुत व्यस्त थी ये वसूली के कार्यक्रम में बहुत व्यस्त थी हमारी मुंबई पुलिस। अभी भी आफ्ताब जो है बयान चेंज कर रहे हैं, पुलिस को सच्चाई पूरी नहीं बता रहे हैं, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट होने वाला है उनका। क्या कहना चाहेंगे, इस पर सच्चाई निकल सकती है? देखिए, मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द वो तमाम बातें आफ्ताब पूनावाला उगल दे जो अभी तक वो अपने दिल में दबा कर रखा है, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्रद्धा जी के शव के टुकड़े आरी से किए गए थे या किसी किचन नाइफ से किए गए थे। वो जो वेपन था वो क्या था, आरी था या कोई छुरी थी, क्या था वो? तो जब तक वो वेपन ना मिल जाता है तब तक मेरे ख्याल से ये साबित कर पाना कि हत्या कैसे हुई और जो वेपन यूज़ किया गया था वो क्या था असल में, उस पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, एंड जो हड्डियां मिली हैं श्रद्धा जी की वो उसमें डीएनए का सैंपल मैच होता है कि नहीं होता है, ये सब जो कड़ियां हैं इन्हें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्द दिल्ली पुलिस एकदम पुख्ता सबूत इकट्ठे कर सकें आफ्ताब पूनावाला के ख़िलाफ़, ताकि उनको सज़ाए मौत दिया जा सके। 22 तारीख को खुद जो है आफ्ताब ने जो है खुद जो है कबूला, हाँ मैंने मर्डर किया था गुस्से में आके। क्या लगता है नहीं, गुस्से में आकर कोई किसी इंसान के 35 टुकड़े नहीं कर सकता है। ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत अपराध किया है और ये हम सब समझते हैं, जानते हैं। पुलिस भी इस बात से मतलब पुलिस को ये जानकारी है कि हाँ ये एकदम गुस्से में आकर करने वाली कोई हरकत नहीं है। बहुत ही इत्मीनान से उसने किया था और उसने ये भी कहा कि बीच बीच में ब्रेक लेकर वो फिल्में भी देखता था। शिवा भाई, आप क्या कहेंगे? आप निर्देशक हैं इसके, और हितेश जी के बारे में जिनका ये एल्बम है, और शर्लिन मैम जो आई है इतना बहुमूल्य समय निकाल के। शर्लिन जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई की, और आपको शुक्रिया मेरी तरफ से कि आप मेरा एल्बम के लिए आए हैं। और दूसरी बात कि फर्स्ट टाइम मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, फर्स्ट टाइम एक गाना मैंने कोरियोग्राफी किया और डायरेक्शन भी किया। अभी देखते हैं आगे कितना मतलब दर्शक कितना उसको पसंद कर पाए। और हितेश सर जी का 2 गाना हमने बनाया है, अभी पहले भी एक गाना बनाया था, दूसरा गाना है। अभी अगर दर्शकों को इसको अच्छा लगे, हमारा कोरियोग्राफी या तो गाना अच्छा लगे, तो ऐसा बनते रहेगा। मैम, लास्टली ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअली ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन 5 डेज बिफोर क्या चार्जशीट दायर हुई है राजकुंद्रा आपके और पूनम पांडे के खिलाफ ऑप्शन को सेलिब्रेट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक चार्जशीट मुंबई पुलिस ने दाखिल की
और उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है, किसको आरोपी बताया है, किसको विक्टिम बताया है, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यानी मेरी लीगल टीम डिस्चार्ज अपील के लिए फाइल करेगी। मैम अगर बात करें, आज आए हैं जी। आप भोजपुरी में पवन सिंह के साथ काम करने के लिए काफी सुना जा रहा है कि फिल्म करना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? खबर है ये? ऐसा कुछ नहीं है, बट यस, अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है देन व्हाई नॉट। मेरे ख्याल से कोई इंडस्ट्री भाषा कोई कोई इंडस्ट्री किसी से छोटा या बड़ा नहीं है, और मैं काम का सम्मान करती हूँ। अगर कोई अच्छा किरदार मिले मैं उसे बखूबी करना चाहूँगी। आपकी नज़र में भोजपुरी में कौन है जो एक ड्रीम हो कि उसके साथ काम करना है? बड़े बजट की फिल्में भोजपुरी में भी, ऐसा नहीं है छोटी भोजपुरी निरुआ जी और रवि किशन तो अब नहीं कर रहे हैं ना? नहीं। क्या कर रहे हैं? अभी नहीं था। करती है बीच बीच अच्छा, बीच बीच में करते हैं जब समय मिलता हो। तो अभी आजकल कौन चल रहे हैं वहाँ पर? चल रहा है केसरी पवन जी और केसरी 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 लाल। अच्छा, केसारी लाल। केसारी लाल, ओके। हाँ, तो पवन जी, केसारी लाल जी, इस माध्यम से मैं आपको ये संदेश देती हूँ कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगला गाना क्या दोस्तों के साथ आप करेंगे? अरे व्हाई नॉट। आज जब मुझे व्हाट्सएप पर इनका गाना आया मिला, तो सुनते सुनते मैं ये बोल सीखने की कोशिश कर रही थी। क्या है? जब से भैलू जवान सबके करेलू परेशान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े जवान। थोड़ा बोलिए आगे। जब से भैलू जवान जब से भैलू जवान सबके करेलू परेशान, सबके करलू परेशान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े जवान। तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े डोले, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े जवान। बुड्ढे जवान। ये अभी बिग बॉस आप देखते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें मेरा आरोपी भाग लिया है और उसकी शक्ल मुझे नहीं देखनी है। मी टू आरोपी साजिद खान, तो उसकी शक्ल अवॉइड करने के लिए मैं बिग बॉस सीज़न 16 नहीं देख रही हूँ। जिस दिन वो बेदखल हो जाएंगे उस दिन मैं देखना शुरू करूँगी। जी, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें या क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कंट्रोवर्सी है, कुछ क्या है? तो बिग बॉस से आते आपका निशाना रहेगा? देखिए, बिग बॉस से कब आ रहा है? मैं बताती हूँ आपको, अगर एक लड़की किसी पर आरोप लगाती है, यौन शोषण का आरोप, बलात्कार का आरोप, तो उसके लगाए आरोपों की जांच पड़ताल कौन करेगा? ऑप्शन ए राखी सावंत करेगी, ऑप्शन बी पुलिस करेगी, ऑप्शन सी न्यायालय करेगी। मेरे ख्याल से सबसे पहले पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए पीड़ित महिला की आरोपों की। उसके बाद वो एक निष्पक्ष जांच करने के बाद फैसला लें कि एफआईआर दर्ज करना लाजमी है या नहीं। ऐसे में अगर कीड़े मकोड़े बीच में आकर नौटंकी करना शुरू करें, ये बोलना शुरू करें, बताइए, आप खुल के बोलते हैं। मैं वही बोल रही हूँ। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। ऐसे में अगर कुछ लोग बीच में ज़बरदस्ती टांग अड़ाकर कहने लगे कि अरे ये आरोपी तो मेरा भाई है, ये तो मेरा ये है, ये तो मेरा वो है, तो हम इसका क्या मतलब निकालें? न्याय ये गुहार लगाना हर किसी का संवैधानिक हक है। मैंने पुलिस से कहा कि देखो, साजिद खान ने मेरा यौन शोषण किया। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे आरोपों की जांच पड़ताल करे। ऐसे में जो लड़की मीटू आरोपी साजिद खान को अपना भाई मानती है, वो बीच में टांग अड़ाकर बोलती है नहीं, आप सबको पता है। अरे जो लड़की आजकल जी सबने रीचा चड्ढा के ऊपर पूरे आर्मी को अपमान किया, लेकिन राखी का अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया रीचा चड्ढा का खिलाफ। क्या कहेंगे? उसको पता भी है कि ऋचा चड्ढा ने किया क्या? मतलब ये होना चाहिए ना समझने के लिए कि देश में क्या हो रहा है। दिखता है तो दिखता है मैडम, आजकल कुछ भी बोल जाते हैं। जो कुछ लोग हैं जो एयरपोर्ट से घूम के वापस आ जाते हैं, कह रहे हैं हम नहीं, जा रहे हैं। उससे जाकर पूछो कि क्या उसको पता है कि गालवान
क्या है, हाँ 2020 में गालवान में क्या हुआ था, इस बात की जानकारी है या नहीं? या 24 घंटे हाँ ये नकली बाल, एक्सटेंशंस, हाँ लेकिन टाइम वही है चर्बी ना। की दुकान। आप मानते हो वही चीजें चलती हैं आजकल। कुछ लोग हैं कपड़े निकाल कर रोड के ऊपर चलते हैं, एयरपोर्ट जाके घूम के वापस आ जाएंगे, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे तो पब्लिसिटी हो जाएगी। जी एयरपोर्ट देखिए फ्लाइट पे नहीं बैठे हो, एयरपोर्ट पे घूम के आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? फ्लाइट में नहीं बैठते लेकिन एयरपोर्ट घूम कर आ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग गिने चुने लोग हैं ये अलग के साथ रहते हैं। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए आपको जो करना है करो, आपको हर दिन बॉयफ्रेंड बदलना है बदल डालो, हर आए दिन आपको अपना पति बदलना है आप बदल डालो, आपको हर दिन हेयर एक्सटेंशंस बदलने हैं आप बदल डालो, कोई बात नहीं। आपको जिस तरह की ज़िंदगी जीनी है आप जियो, लेकिन आप किसी से उसका संवैधानिक हक नहीं छीन सकते, ठीक है? और अगर आप किसी पीड़ित महिला पर वार करोगे तो वो पीड़ित महिला पलटवार करेगी, ठीक है? हम तनुश्री नहीं है, हम सनी लियोन नहीं है। सनी लियोन ने एक इंटरव्यू में कहा अरे वो तो यूजलेस है, उसके बारे में बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर उसने कभी जिंदगी में उसके बारे उस कॉकरोच के बारे में बात नहीं की। लेकिन मैं बोल रही हूं, सुन, कान खोलकर सुन, तू मुझ पर जब जब वार करेगी हम पलटवार करेंगे। तू एक पीड़ित महिला को बाजारू वैश्या बोलेगी तो तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने हम जाएंगे पुलिस में, ठीक है? और आप सब सुन लीजिए एक बात, एक दलाल हर महिला में एक वैश्या की तलाश करता है, एक वैश्या को खोजता है, हाँ? तो अगर किसी को किसी महिला को वैश्या बोलना हो तो वो समझ ले कि वो कौन है, क्योंकि ऐसी हरकत एक दलाल ही करता है। अगला स्टेप क्या है आपका? आखिरी सवाल, अगला स्टेप क्या है आपको? पुलिस ने आपकी सुनी आपकी? जी देखिए, जब मैं अंबोली पुलिस गई थी, अंबोली पुलिस ने कहा कि ये बंदी बहुत ही गंदी बातें आपके खिलाफ बक रही है। मैंने कहा सर आप प्लीज़ अलीबाग पुलिस में ज़रा कॉल करके पता लगाइए ना कि क्या ऐसी घटना कभी घटी या नहीं। मीडिया के सामने आकर बोलती है सुनो सुनो सुनो। मैंने अलीबाग पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को रंगे हाथ पकड़ लिया, पता है क्या करते हुए? वैश्य व्यवसाय करते हुए पकड़ लिया। तो अलीबाग पुलिस को अंबोली पुलिस ने कॉल करके पूछा कि बताइए इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं। अलीबाग पुलिस ने कहा कि हमारे पास तो इस तरह की कोई एफआईआर है ही नहीं जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम दर्ज हो बतौर आरोपी, ऐसी कोई एफआईआर है ही नहीं। तो वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लड़की सुबह शाम अपनी काल्पनिक दुनिया में जीती है। हाँ सतलिन जी, आपको भविष्य में राजनीति में पॉलिटिक्स में आने का विचार है? क्योंकि आप काफी अच्छा बोल लेती हैं, मुझे लगता है कि काफी आप ऊंचाई पे जाएंगी अगर पॉलिटिक्स में आती हैं। आपका मैं भी दिल्ली से हूँ और रात दिन मैं अच्छे अच्छे नेताओं के साथ रहता हूँ, जी। तो वो सब कला है आपके अंदर जो काफी अच्छा आप कर सकती हैं। आप बताइए क्या आपका विचार है? धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा सोचा मेरे बारे में। जी मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़कर देश की राजनीति का हिस्सा बनूं और राजनीति के बाहर रहकर दोष देना बहुत आसान होता है, अरे सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ऐसा वैसा। लेकिन राजनीति के अंदर जाकर राजनीति का हिस्सा बनकर देश के लिए कुछ करना और समाज के लिए कुछ भला करना, ये मेरे ख्याल से अब ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। हमारे बिहार में एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जी। जिसके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, 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 स्वर्गीय जी। विलास पासवान जी के सुपुत्र हैं जी और लोकसभा मेंबर हैं। जी। क्या आप उनके पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में आज की डेट में काफी उनका डिमांड है और आने वाले समय में हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। अच्छा और एक वो आप भी पहले वो अभिनेता भी थे। अच्छा, उनकी पार्टी में कितने एमएलएज हैं? काफी सारे हैं और अच्छा। काफी अच्छा पार्टी उभर के आ रही है। ओके। ये मैसेज मैं उनको दूंगा, आपका कुछ है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति जी। में जुड़ने का? जी
मेरे कई दोस्त ऐसा कहते हैं कि मुझे राजनीति का क्योंकि ये मैसेज है ना, जी, जी। वो दिल्ली के लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के पास। ओके, तो जी मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मैं राजनीति का हिस्सा बनूं और मैं बहुत जल्द बनना चाहूँगी और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगी, ख़ास तौर पर पीड़ित महिलाओं के लिए, उनके लिए मैं आवाज़ उठाना चाहूँगी। और कमिंग बैक टू यू नो द इवेंट, हितेश जी मन ही मन सोच रहे हैं, हे भगवान बात कर लो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्लीज़ आप गाइए और हम सभी लड़कियां ठुमके लगाएंगी। आओ जी।